भाई अगर तुमने रेडिट या पीसी फॉर्म्स को कभी लाइफ में स्क्रॉल किया होगा तो तुमने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी। अगर तुमने RTX 5090 जैसे ग्राफिक कार्ड को X3D वाले सीपीयू के साथ पेयर नहीं किया है तो वो तुम्हारा सबसे बेकार परफॉर्मेंस देने वाला पीसी होगा। क्या ये चीज सच है? हे गाइस, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सीपीयू बॉटलनेक वाकई एक बड़ा इशू है या फिर इंटरनेट वालों ने इसे ज्यादा हाइप दे दी है। आज इस मिथ को मैं इस एपिसोड में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पिछले 5 सालों से भी ज्यादा मैंने Ryzen 9 5900X और Ryzen 7 5800X 3D को 3090 और 4090 के साथ पेयर अप करके काफी सारे पीसी बिल्ड किए हैं। बिल्ड होने के बाद मैं उस सिस्टम पे काफी सारी बेंचमार्किंग करता था, काफी सारे गेम्स भी खेलता था। बेंचमार्किंग और गेमिंग के बाद मुझे बिल्ड में एक कंक्लूजन मिला कि एक्चुअल में जो सीपीयू बॉटलनेकिंग है उसको जितना ज्यादा हाइप बनाया गया है एक्चुअल में वो उतना नहीं है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसको मैं आगे पॉइंट्स के थ्रू वीडियो में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेजोरिटी ऑफ द गेमर्स का जो इशू है वो सीपीयू नहीं बल्कि जीपीयू होता है। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द स्टीम हार्डवेयर सर्विस 50% गेमर्स आज भी 1080p लेवल पर गेमिंग करते हैं और 20% गेमर्स 1080p से 1440p यानी 2K लेवल की गेमिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि 1080p की लेवल की गेमिंग पर सीपीयू मैटर करता है, हाँ भाई करता है, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, पर एक कैच है भाई। 1080p पर जो गेमिंग करेगा उसके पास 4090 और 4080 जैसे ग्राफिक कार्ड नहीं होते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं भाई 3060 और 4060 जैसे ग्राफिक कार्ड को, और 3060 और 4060 ग्राफिक कार्ड के लिए भाई 7600X जैसा प्रोसेसर मोर देन इनफ होता है। और अगर तुम्हें 3060 और 4060 वाले ग्राफिक कार्ड के साथ 1080p लेवल की गेमिंग करनी है तो तुम्हें भाई X3D वाले सीपीयू की कोई नीड ही नहीं है। अब जो लोग मिड रेंज या फिर हाई एंड ग्राफिक कार्ड को यूज करते हैं वो मोस्टली 2K या 4K गेमिंग के लिए यूज करते हैं, और जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ता है बॉटलनेक सीपीयू से शिफ्ट होकर जीपीयू पर जाता है। इस सिचुएशन में चाहे तुम RTX 5090 जैसा बीस्ट ग्राफिक कार्ड को यूज करो, अगर सीपीयू लास्ट जनरेशन का हाई एंड है जैसे 7800X 3D तो वो जीपीयू को प्रॉपर डेटा सप्लाई करता रहता है। और इसलिए तुमने देखा होगा कि जब तुम 4K लेवल पर गेमिंग करते हो तो तुम्हें उसमें ऑलमोस्ट बॉटलनेकिंग नहीं मिलती है। पर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए अलग से सिनेरियो निकल के आता है। कॉम्पिटिटिव गेम्स जैसे फोर्टनाइट, वैलोरेंट, CSGO, यहाँ टारगेट होते हैं भाई 200, 240 या 300 प्लस FPS, और इन गेम्स का जो FPS का लोड होता है वो जीपीयू से शिफ्ट होकर वापस सीपीयू पर हो जाता है। और यहाँ पर एक फास्ट सीपीयू का फायदा दिखता है जहाँ X3D वाले सीपीयू मैटर करते हैं, और ये सिनेरियो खाली कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए होता है। और अगर तुम वैलोरेंट प्लेयर हो तो तुमने शायद ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो वैलोरेंट गेम है वो सीपीयू इंटेंसिव गेम है, और तुमने अगर कभी भी वैलोरेंट के लिए अपना पीसी बिल्ड करवाया होगा तो तुम्हारे पीसी बिल्डर ने जो है सीपीयू पर ज़्यादा जोर दिया होगा इन कंपैरिजन ऑफ जीपीयू। उन्होंने तुम्हारे बिल्ड में जीपीयू से भी ज़्यादा हाई एंड सीपीयू लगाया होगा। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि गेमिंग के टाइम जो तुम्हें स्टेटस देखने को मिलते हैं वो तुम्हें सीपीयू की वजह से नहीं देखने को मिलते हैं बल्कि रैम और स्टोरेज की वजह से देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। गेमिंग खेलते टाइम अगर जरा सा भी FPS ड्रॉप होता है तो तुम बोलने लगते हो कि भाई तुम्हारा सीपीयू बॉटलनेक हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। रियल रीजन होता है रैम या फिर स्टोरेज। मैंने अपनी फर्म में एक पीसी बिल्ड किया था जिसमें 7900X सीपीयू के साथ पूरा बिल्ड तैयार किया था, बट फॉर टेस्टिंग सेम पीसी का जो प्रोसेसर है वो मैंने 9800X 3D के साथ रिप्लेस कर दिया। और जब मैंने पीसी पर गेम खेला तो उसमें पता है स्टटरिंग स्टार्ट हो गई, बट मुझे एक चीज पता थी कि एवरीथिंग इज फाइन। प्रोसेसर चेंज करने के पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टटरिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। प्रोसेसर को मैंने जैसे रिप्लेस किया तो स्टटरिंग की प्रॉब्लम आने लग गई। मुझे लगा हो सकता है भाई कि 9800X 3D वाले सीपीयू में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैंने वापस से पुराने वाले प्रोसेसर को उस पीसी में लगा दिया। और उसके बाद पता है भाई जब 9800X 3D के प्रोसेसर को मैंने पुराने प्रोसेसर के साथ रिप्लेस किया तो तब भी स्टटरिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी। और थोड़ी मगजमारी करने के बाद भाई मैंने बायोस को ओपन किया, और तुम्हें पता है मेरे बायोस रीसेट हो गए थे जब मैंने प्रोसेसर को रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से बायोस में XMP डिसेबल हो गई थी। फिर मैंने बायोस को अपग्रेड किया, वापस से XMP को जो है इनेबल किया, और उसके बाद जब मैंने पीसी को ऑन किया और पुराने ही प्रोसेसर में जब मैंने गेमिंग की तो उसमें स्टटरिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ऑल तो 1 बाय 1 मैंने दोनों ही प्रोसेसर को सेम पीसी में यूज किया। XMP वगैरह मैंने ऑन की हुई थी इस बार, और जब मैंने गेमिंग की तो मुझे स्टटरिंग वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इवन गेम भी काफी स्मूथ चलने लग गया। इसलिए भाई गेमिंग के टाइम तुम्हें कभी भी स्टटरिंग वाली प्रॉब्लम आए तो तुम एक बार बायोस में जाके XMP वगैरह देख लो कि इनेबल है कि डिसेबल है,
अगर डिसेबल है तो उसे तुम इनेबल कर लो और बायोस वगैरह भी प्रॉपर जो है अपडेट करते रहो। दूसरी चीज़ की गेमिंग के लिए तुम एक अच्छी फ्रिक्वेंसी वाली रैम को ही चूज़ करो। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में तुम कम फ्रिक्वेंसी वाली रैम को मत चूज़ करना, जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। और ट्राई करो कि न्यू बिल्ड अगर तुम ले रहे हो तो तुम इसमें SSD इंस्टॉल करवाओ। विंडोज़ और गेम्स दोनों को ही SSD के थ्रू लोड करो, जिससे तुम्हारा गेम और OS दोनों को प्रॉपर स्पीड मिलती रहे और दोनों ही प्रॉपर लोड होते हो। और अगर तुम हार्ड ड्राइव में गेम इंस्टॉल करके उसे प्ले कर रहे हो तो उससे तुम्हें खाली पुअर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी, स्टटरिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, थोड़ा गेम में लैग आएगा और हो सकता है कि तुम्हें स्क्रीन टेयरिंग वाली प्रॉब्लम भी फेस करने को मिले। अब पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ कि बेंचमार्क कैसे बॉटलनेक को ओवर हाइप बनाते हैं। तुम YouTube पर जो बेंचमार्क देखते हो ना, वो हमेशा बीस्ट लेवल के बेंचमार्क होते हैं। वो लोग टॉप CPU टॉप GPU के थ्रू बेंचमार्क निकालते हैं और ओवरऑल उनके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हाई एंड होते हैं। अब मान लो कि तुम्हारा CPU थ्योरेटिकली 10% बॉटलनेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें 160 FPS मिल रहे हैं और तुम्हें 10% का बॉटलनेक देखने को मिल रहा है तो तुम्हारे FPS ड्रॉप होके 144 हो जाएंगे। पर भाई तुम ये भी देखो कि तुम्हारा जो मॉनिटर है वो कितने FPS के कैपेबल है। अगर तुम्हारा मॉनिटर ही 144 हर्ट्ज का है या फिर उससे थोड़ा कम है तो 160 FPS का क्या ही फायदा भाई। अगर तुम्हें हाई FPS से ज़्यादा तुम्हें एक स्टेबल FPS मिल रहे हैं तो वो चीज़ भाई तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है। भाई मैंने काफ़ी टाइम तक वैलोरेंट, फोर्टनाइट जैसे गेम खेले हैं और उसमें मुझे एक चीज़ का कंक्लूजन मिला है कि हाई FPS खाली देखने में ही अच्छे लगते हैं, पर एक्चुअल में जो मैटर करते हैं वो है भाई स्टेबल FPS। और कॉम्पिटिटिव गेम्स में भी रॉ FPS से ज़्यादा लो इनपुट लेटेंसी, बेटर 1% लो और स्टेबल FPS मैटर करता है। कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड कि अगर तुम्हारा गेमिंग के टाइम GPU जो है 80-90% यूज हो रहा है तो तुम्हें CPU को अपग्रेड करवाने की नीड नहीं है। भाई देखो, रूमर्स की मत सुनो, उन लोग का काम ही है बॉटलनेक जैसी प्रॉब्लम को हाई बना के आगे बढ़ाना। अगर तुम्हें कुछ वाकई अपग्रेड करवाने का मन है तो तुम एक अच्छी फ्रिक्वेंसी वाली रैम को चूज कर लो, हार्ड ड्राइव से अपग्रेड होकर SSD पे आ जाओ और टाइमली अपने बायोस को भी अपग्रेड करते रहो। अगर तुम्हारा लास्ट जनरेशन का लेटेस्ट CPU है और उसके साथ तुम एक हाई एंड GPU पेयर अप कर रहे हो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक सेफ और स्मार्ट डिसीजन रहेगा। वैसे दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।